ब्रिगेडियर जहांजेब और उनके साथी कल दोपहर से मुसलसल मीटिंग रूम में मौजूद थे। हमले की खबर मौसूल होते ही हाई कमान की मीटिंग शुरू हो गई थी। अब तक उन्होंने हर मुमकिन तरीके से इस बात की तस्दीक कर ली थी कि इस हमले से पाकिस्तानी इंटेलिजेंस या किसी भी मुजाहिद तंजीम का कतन कोई ताल्लुक नहीं है। न ही किसी ने पाकिस्तान से वहां मौजूद किसी भी हमलावर को कोई हिदायत दी है। तमाम सबूत इकट्ठा करने के बाद अब वो जनरल साहब के सामने मौजूद थे। उस वक्त एक बड़ी स्क्रीन पर हमले की वो तमाम मुमकिन तस्वीर और फिल्में चलाई जा रही थी जो उन्हें आलमी ज़राए अबलाग से हासिल हुई थी। सर, आपकी तवज्जो चाहूंगा। कर्नल खान ने एक जगह फिल्म रोककर उन्हें मुतवज्जे किया। इस मंजर में वो गाड़ी गेट में दाखिल हो रही थी जिसके जरिए हमलावर पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हो रहे थे। इनकी टाइमिंग देखें सर के हमले के आगाज ही से इसकी फिल्म भी बनानी शुरू कर दी। लेकिन इस मंजर से आपको सारा खेल समझ आ जाएगा। ये कहते हुए उन्होंने ऑपरेटर से कहा कि वो वैन चलाने वाले की शक्ल नुमाया करे, जिसने कुछ बटन आगे करके इब्राहिम का चेहरा नुमाया किया जो वैन चलाकर यहाँ तक लाया था। कर्नल खान की हिदायत पर इब्राहिम के चेहरे के मुख्तलिफ अंदाज से 10-12 प्रिंट बनाए गए, जिसके फौरन बाद ब्रिगेडियर जहांजेब ने एक फाइल निकाल कर उनके सामने रखी। ये टॉप सीक्रेट फाइल थी जिसमें इब्राहिम ही की तस्वीरें लगी थी, लेकिन इसका नाम इब्राहिम की बजाय वर्मा मलिक था। सर, वही वर्मा मलिक है जिसे 2 साल पहले PNG करार देकर श्रीलंका गवर्नमेंट ने अपने हाथ से निकाला था। ये शख्स लश्कर जर्रार में भी अंडरकवर रहकर काम कर चुका है। जब हम इसके नजदीक पहुंचे तो यहाँ से निकल चुका था, जिसके बाद इसे रॉ ने श्रीलंका में इंडियन काउंसलेट में प्रिंसिपल ऑफिसर लगाया और ये तमिलों के साथ श्रीलंका गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। तो ये बात है। जनरल साहब को सारी चाल समझ आ गई। वो जान गए थे कि पंचशेरी वजीर ने भारतीयों की खुशनुदी हासिल करने के लिए उन्हें जो कश्मीरी मुजाहिदीन बतौर तोहफा दिए थे, इनमें से इस ग्रुप को कट आउट बनाया गया। चूंकि वो लोग कमांडर शाहीन को पहचानते थे जिसका रिकॉर्ड पहले से भारतीय इंटेलिजेंस के पास महफूज है, इसलिए निगाह इंतखाब भी उसी पर पड़ी। थोड़ी देर बाद सारी रिपोर्ट और तफसीलात वजीर आजम को फराहम कर दी गयी और उसी रात एक आला सतही वफ्द DGISI की सरबराही में अमेरिका रवाना हो गया, जिसने अमेरिकन हुकूमत के सामने सारा केस पेश करते हुए उसे बता दिया कि अभी करीबन 200 और मुजाहिदीन भी भारत के पास मौजूद हैं, जिनसे रॉ इस नौयत की कोई और कार्रवाई करवाकर पाकिस्तान के खाते में डाल सकती है। पेंटागन में अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी के आलमी दिमागों के साथ होने वाली इस मीटिंग में डायरेक्टर FBI ने लश्कर जर्रार के सुप्रीम कमांडर आबिद काश्मीरी के हिरासत में लिए जाने की तस्दीक करते हुए बताया कि गुज़श्ता 15 रोज से इसका राब्ता बाहर की दुनिया के साथ नामुमकिन बना दिया गया है, इसलिए इसकी तरफ से कोई हिदायत जारी होने का सवाल ही नहीं उठता। पाकिस्तानी वफ्द की तरफ से मिलने वाली नाकाबिले तरदीद शहादतों की तस्दीक CIA ने अपने लामहदूद ज़राए से अगले 2 घंटे में कर दी थी और रात के दूसरे पहर जब अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस मीटिंग में शामिल हुए तो वो पाकिस्तानी वफ्द के नुक्ता नजर को तस्लीम कर चुके थे। दूसरे रोज अलसुबह प्रेसिडेंट को सारी रिपोर्ट पेश कर दी गई थी, जिसके बाद अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान जारी हुआ उसकी जबान गुज़श्ता रोज जारी होने वाले बयान से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। पहले बयान में सदर ने पाकिस्तानी हुकूमत को वार्निंग के अंदाज में दहशतगर्दों पर काबू पाने की तलकीन की थी, लेकिन इस बयान में उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए वजीर आजम की तारीफ की और दोनों हमसाया मुल्कों भारत और पाकिस्तान से कूल डाउन होने के लिए कहा। अमेरिकन हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अगले हफ्ते दिल्ली और इस्लामाबाद के दौरे पर जा रहे हैं ताकि दोनों ममालिक को आपस में बातचीत के जरिए अपने मसाइल हल करने पर आमादा किया जा सके। गीता पाठक की जिंदगी की बेहतरीन अय्याशी चर्स नोशी थी और वो हैरान रह गई जब अपने फ्लैट पर पहुंचने के बाद शिराजी ने उसे 1 पाव भर चर्स बतौर तोहफा पेश की। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई, मैं इतनी दौलतमंद नहीं हूँ, इसकी कीमत तो हजारों डॉलर में होगी। अरे मैडम, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तोहफा है मेरी तरफ से। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे अंकल आफरीदी पठान हैं, भूल गई क्या? आप मुतमईन रहिए और खुद को तमाम फिक्र से आजाद कर दीजिए, उसने गीता की बात काटते हुए कहा। गीता के लिए ये जिंदगी का ऐसा जबरदस्त सरप्राइज था कि वो बेख्तियार शिराजी से लिपट गई। तुम बहुत अजीम हो, उसने खुशी से बेकाबू होते हुए कहा और चर्स नोशी शुरू कर दी। राहिल के लिए उसका धुआं नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था, लेकिन उसे बहरहाल ये कुछ बर्दाश्त करना था। गीता पाठक ने ये जाना जैसे जिंदगी में वो आखिरी मर्तबा इस नशे का लुत्फ उठा रही है। वहाँ भारत में तो बड़ी मिन्नतों के बाद उसे हजारों रुपए खर्च करने के बाद 2-4 सिगरेट का नशा मुयस्सर आता था और जहाँ दर्जनों सिगरेट की डिब्बिया का नशा मुफ्त मिल गया था, उसने चेन स्मोकिंग शुरू कर दी। राहिल इस असना में कभी चाय कभी कॉफी के बहाने वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में जाता रहा और अब वो उसके लिए खाना लेने जा रहा था। अरे छोड़ो यार, आज सिर्फ पीने को दिल करता है, खाने को नहीं, उसने अचानक अपने बाजू उसके गले में हमायल करते हुए कहा। नहीं नहीं, देखिए ना,
आप मेरी मेहमान हैं और प्लीज बस कीजिए, आपकी हालत ठीक नहीं, आप जब तक यहाँ हैं ये कोई मसला नहीं। मैं तो कहता हूँ 2-3 किलो अपने साथ भारत भी ले जाइए, जहाँ से मैं निकलवा दूंगा, वहाँ आप संभाल लेना। उसने बड़ी होशियारी से उसे खुद से अलग करके अपनी बेकाबू धड़कनों को संभाला। है क्या हुआ मेरी हालत को, क्या हुआ? गीता ने नशे से लड़खड़ाई हुई आवाज में कहा, और उसके बाद उसने जो हरकत शुरू की वो राहील के लिए इतनी अचानक और घबरा देने वाली थी कि एक मर्तबा तो उसके हाथ पांव ही फूल गए। नशे में धुत पाठक ने एक एक करके खुद को कपड़ों से बेनियाज करना शुरू कर दिया। इस सिचुएशन के लिए वो कब तैयार था? मैडम प्लीज देखिए मैडम। उसने गीता को अपनी तरफ बढ़ने से रोकना चाहा, लेकिन वो खुद उस तक पहुंच गई। राहील ने उसे फिर खुद से अलग किया तो गीता पलंग पर ढेर हो गई। शायद उसे ज्यादा ही चढ़ गई थी। अंग्रेजी में ऑल फॉल बकते हुए वो लंबी तान कर सो गई और राहील ने सुख का सांस लिया। वो दूसरे कमरे में जाकर टीवी देखने लगा। गीता पाठक की आंख शाम गए खुली थी। राहील ने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो नॉर्मल थी। शायद उसको अपनी हालत का एहसास हो गया था क्योंकि राहील ने उस पर चादर फेंक दी थी। गीता ने अपने कपड़ों की तरफ देखा और दिल ही दिल में राहील की बेवकूफी पर मुस्कुराकर उन्हें पहन लिया। उसे हैरत हो रही थी कि इस नौजवान ने जो यूरोप और मशरिक वस्ता के होटलों में काम कर चुका है, इस सूरत हाल से फायदा नहीं उठाया। बेवकूफ है साला, उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन शिराजी के किरदार ने उसे मुतासिर बहुत किया था। कुछ पसंद नहीं आया क्या? जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, गीता ने मुस्कुराते हुए पूछा, नो मैडम ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं अमानत में खयानत का मुर्तकिब नहीं। आप मेरी मेहमान हैं, हम जरा मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं मैडम, उसने नौम्र लड़कों की तरह शर्माते हुए कहा। तो गीता पाठक को यूं लगा जैसे शिराजी चुपके से उसके दिल में उतरकर कहीं धूनी लगाकर बैठ गया है। बहुत अजीब लोग हो तुम, उसने अंग्रेजी में राहील की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। राहील ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। थोड़ी देर बाद वो राहील के साथ होटल जा रही थी। उसने शिराजी के जरिए कोई बड़ा स्कोप मारने का मुसम्मम इरादा कर लिया था और अब उसकी तैयारी कर रही थी। शाम ढले राहील उससे रुखसत हो गया। अब उसे गीता पाठक की गुफ्तगू सुननी थी जिसका बंदोबस्त पहले से हो चुका था। उसकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक गीता के होटल पहुंचने तक शर्मा की तरफ से 3-4 टेलीफोन मैसेज उसके लिए मौजूद थे। गीता ने अब उससे राब्ता कायम किया था। कैप्टन राहील कानों पर हेडफोन चढ़ाए दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। ओहो हनी कहाँ गायब हो गई थी? शर्मा ने छुटते ही कहा, अरे शर्मा जी कुछ मत पूछो यार, उस लड़के ने तो वो मौज मस्ती करवाई है कि। अपनी बात का खातिमा उसने सिस्कारी लेकर किया। हैं मुझे तो अब खतरा पैदा होने लगा है उससे। शर्मा ने जुमानी सी बात कह दी। अरे हमारे ऐसे नसीब कहाँ हुजूर, साला बिल्कुल गधा है, जैसी गई थी वैसी ही वापस लौट आई हूँ। बेफिक्र रहो शर्मा जी, आपकी मंगेतर की इज्जत कम से कम इस मुल्क में महफूज है, उसने कहा। तो शर्मा ने फोन पर लंबा सांस लिया। थैंक गॉड, मैं तो डर गया था। शर्मा एक बड़ा काम मिल रहा है, सुनोगे? उसने अचानक ही शर्मा से कहा। हाँ क्यों नहीं। शर्मा की बेचैनी बढ़ी। गीता पाठक ने उसे शिराजी के कमालात से आगाह करते हुए कहा कि वो अलकायदा के 3 मफरूर लीडरों से उसके इंटरव्यू का बंदोबस्त कर रहा है। इन लोगों का उसामा से करीबी ताल्लुक है और उन्होंने यहाँ पनाह ले रखी है उसके गाँव में। गीता ने कहा तो शर्मा की राल टपक रही थी। डू इट डार्लिंग डू इट, उसने शिद्दत जज्बात से बेकाबू होकर कहा। लेकिन शर्मा जी महाराज, ये मेरा जर्नलिस्ट स्कोप होगा, मैं खुद अपना स्टफ फरोख्त करूंगी, मेरी बात समझ गए ना? तुम कोई डील न करना। ओके ओके ओके। शर्मा उसकी हर शर्त मानने के लिए बेचैन था। उसने गीता पाठक को बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया था और कह दिया था कि वो रुपए पैसे की कुछ परवाह न करे। गीता ने फोन को आंख मारकर क्रेडल रख दिया। राहील अब अगली तैयारियां कर रहा था। अब तक सब कुछ उसकी तवक्कुआत के मुताबिक हो रहा था। उसे उम्मीद थी कि गीता के जरिए वो जरूर अपने मुखालिफिन को चारों शाने चित कर देगा। कर्नल विरदग ने उसके लिए तमाम वसाइल ओपन रखे हुए थे और ब्रिगेडियर साहब खुद इस ऑपरेशन की कमांड कर रहे थे। वो पल पल की कार्रवाई से बाखबर थे और उन्हें उम्मीद थी कि कैप्टन राहील जरूर मुतवक्के नताइज हासिल कर लेगा। अगले रोज सुबह नाश्ते पर ही गीता पाठक ने उसे तलब कर लिया। रात को वो इंडियन हाई कमीशन गई थी। वहाँ मामला तय करने के बाद देर गए उसकी वापसी हुई थी और अब उसकी तरफ से फोन आने का मतलब ये था कि उसने हाई कमीशन में अपने लोगों को शिराजी के मुताल्लिक मुतमईन कर लिया है। इतनी सुबह मैडम? उसने गीता के कमरे में घुसते ही उसे सुबह बखैर के बाद कहा। गीता एक कोने में खिड़की के नजदीक खड़ी सिगरेट पी रही थी। 9 बज रहे हैं और तुम इसे सुबह कह रहे हो? गीता ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराहट उछाली। मेरा मतलब था आप जैसे बड़े लोग तो 12 बजे तक। अरे नहीं, मैं कोई बड़ी लोग नहीं हूँ और ये तुम मैडम मैडम कहा करते हो, यूँ लगता है जैसे मैं तुम्हारी क्लास टीचर हूँ। अरे भाई गीता नाम है मेरा, गीता पाठक। उसने अचानक आगे बढ़कर उसके इतने करीब होकर ये बात कही थी कि गीता के मुंह से सिगरेट की बदबू सीधी राहील की नाक में गई थी। सब्र शुक्र करके वो खड़ा रहा। चलो नाश्ता कर लें, क्या खाओगे? यहाँ मंगवा लें क्या? उसने राहील से कहा और फोन पर कमरे में नाश्ते का ऑर्डर देने लगी। नाश्ता आने तक तुम टीवी देखो,
اس نے واش روم میں گھستے ہوئے کہا اور راہیل نے ٹی وی آن کر دیا۔ ناشتے کی آمد کے ساتھ ہی اس کی واپسی ہو گئی تھی اور اب دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ دیکھو شیرازی، اب تک تم نے جو کچھ کیا وہ تو چلے گا، لیکن اب نہیں، اس نے ٹوسٹ پر مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ میں سمجھا نہیں مس گیتا۔ شیرازی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو شیرازی، سیدھی بات ہے، میں پروفیشنل جرنلسٹ ہوں، مجھے کام کرنے کے پیسے ملتے ہیں، اچھا نہیں لگتا کہ تم اس طرح اپنا پیسہ اور وقت ضائع کرو۔ اس نے قدرے سنجیدگی اختیار کی۔ مس پاٹھک پلیز وعدہ کیجیے آپ اس ٹاپک پر دوبارہ بات نہیں کریں گے۔ شیرازی نے کچھ اس طرح بچوں کے انداز میں یہ بات کہی کہ گیتا پاٹھک کے لیے واقعی بات کرنا ممکن نہ رہا۔ اس نے یہ سمجھا جیسے شیرازی سارے بھارت میں گھومنے کا ویزا ملنے کی امید پر ہی سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ اوکے اچھا شیرازی، ایک پرابلم آ گئی ہے، اگر تم کچھ مدد کر سکو تو، گیتا نے کہا اور وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ فرمائیے۔ میرا ویزا پرسوں ختم ہو رہا ہے، جبکہ تم سے ملنے کے بعد اتنی جلدی واپس جانے کو جی نہیں چاہتا۔ اگر تم نو پرابلم مس گیتا، امیگریشن آفس میں ہمارے ایک انکل بڑے سینئر آفیسر ہیں، سمجھے یہ کام ہو گیا۔ اور کوئی حکم؟ اس نے بڑے احترام اور دلربانہ انداز میں گیتا کی طرف دیکھ کر کہا۔ اور وہ انٹرویو؟ گیتا نے اس کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا۔ پلیز مس گیتا، ضرور ہوگا، لیکن میں نے کہا نا، جہاں دیواروں کے بھی کان ہو سکتے ہیں۔ اس نے گیتا کو خبردار کیا اور گیتا نے اس کی بات مان لی۔ دونوں اب کمرے سے باہر نکل رہے تھے۔ اس نے شیرازی سے کہا کہ جیسے ہی وہ القاعدہ کے ممبران کا انٹرویو ریکارڈ کر کے لائیں گے، گیتا اسے انڈین ہائی کمیشن میں اپنے ساتھ لے جائے گی اور اسے سارے بھارت میں سیر سپاٹے کرنے کا خصوصی ویزا اور اجازت نامہ دلائے گی۔ شیرازی اس پیشکش پر اس کا جی جان سے شکر گزار ہو رہا تھا۔ اس نے روانگی سے پہلے اپنے انکل کو فون کر کے اپنی انڈین دوست کی پرابلم بتا دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ بندوبست ہو گیا ہے۔ وہ ابھی امیگریشن آفس جا کر گیتا پاٹھک کے لیے 15 دن کا مزید ویزا حاصل کر سکتا ہے۔ اب دونوں شیرازی کی گاڑی میں امیگریشن آفس جا رہے تھے۔ گیتا پاٹھک دیکھ کر حیران رہ گئی کہ شیرازی کے یہاں بہت سے جاننے والے موجود تھے۔ اپنا آنا جانا لگا رہتا ہے مس گیتا، اس نے گیتا کی تعریف کرنے پر کہا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد گیتا پھر اس کے فلیٹ پر آ گئی تھی، جہاں اس نے دوبارہ جی بھر کر چرس نوشی کی اور ایک مرتبہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو کر وہی حرکت دہرائی جو اس سے پہلے وہ کر چکی تھی۔ لیکن اس مرتبہ راہیل ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھا۔ اس نے بڑے اطمینان سے گیتا کو اپنے کام پر لگایا اور خود ایک ضروری فون کال کرنے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ لیزا مارٹن کے اغوا کو آج 6 روز ہو رہے تھے۔ ابھی تک اغوا کرنے والوں کی طرف سے صرف 3 ای میل موصول ہوئی تھی، جو انہوں نے پاکستان کے مختلف شہروں میں موجود انٹرنیٹ کلبوں سے کی تھی، جہاں سے ای میل کرنے والے کو تلاش کرنا ممکن نہیں تھا۔ ایف بی آئی کی ایک ٹیم پاکستان میں پولیس کی مدد کے لیے پہنچ چکی تھی اور اب وہ مل کر اغواکاروں کو تلاش کر رہے تھے، لیکن ایسے چالاک لوگوں تک پہنچنا فی الوقت ان کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ پیرزادہ سے پاکستان اور امریکہ کے خفیہ ایجنسیوں کے ماہرین مسلسل تفتیش کر رہے تھے۔ اسے اب تک متعدد مرتبہ امریکیوں نے کیوبا لے جانے کی دھمکی دی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کی صحت پر اس دھمکی کے اثرات مرتب نہیں ہوئے تھے۔ اس کا شروع سے اب تک ایک ہی بیان تھا کہ لیزا مارٹن نے انٹرویو کے لیے رابطہ ضرور کیا تھا، لیکن ابھی ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ وہ اغوا ہو گئی، اور اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہی وہ اغواکاروں کے متعلق کچھ جانتا ہے۔ اس نے امریکن اور پاکستانی دونوں سے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیرزادہ کو نفسیاتی طور پر دباؤ ڈال کر اس سے اپنی مرضی کا بیان لے لیں گے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، کیونکہ جو جرم اس نے کیا ہی نہیں اسے وہ تسلیم کیسے کر سکتے ہیں۔ کیوبا لے جانے کی دھمکیوں کے جواب میں اس نے کہا تھا کہ وہ اس سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ ذاتی طور پر ہمیشہ اس قسم کی صورتحال کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس کی بے اندازہ دولت سے متعلق سوالات کے جوابات میں اس نے ان لوگوں کی بھرپور تسلی کروا دی تھی اور انہیں اس بات کے ثبوت مل گئے تھے کہ پیرزادہ کے پاس کوئی بلیک منی نہیں، بلکہ وہ انکم ٹیکس بھی باقاعدگی سے ادا کرتا ہے۔ اعلیٰ عدالت نے اس کے وکیل کی درخواست پر فیصلہ دے دیا تھا کہ پیرزادہ کو ملک سے باہر لے جانے کے لیے عدالت کی اجازت ضروری ہوگی۔ اب وہ مطمئن ہو کر اس کمرے میں بیٹھا تھا جہاں اسے قید رکھا گیا تھا، لیکن اس کی عبادت و ریاضت پر کوئی پابندی عائد نہیں تھی۔ کمانڈر رشید اور عباس رات دیر گئے تک باتیں کرتے رہے۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان سے نادانستگی میں کوئی بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ لیزا مارٹن کے اغوا کے ساتھ ہی 2-3 اہم واقعات نے پاکستان کے خلاف فضا خاصی مسموم کر دی تھی۔ ہر اہم واقعے میں لشکر ہی کا نام استعمال ہو رہا تھا اور خاص طور پر گرجا گھر پر حملے کے بعد تو حکومت نے لشکر جرار کو غیر قانونی قرار دے کر اس پر پابندی لگا دی تھی۔ کمانڈر عابد کاشمیری پہلے ہی سے گرفتار تھے۔ اب قریباً ہر قابل ذکر کمانڈر کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا یا پھر وہ روپوش ہو چکے تھے۔ دونوں نے یہ قدم اپنی اعلیٰ قیادت کے علم میں لائے بغیر اٹھایا تھا
और सिर्फ मकामी साथियों की मावनत की थी। दोनों ही इस बात पर परेशान हो रहे थे कि पुलिस उनके अचानक गायब हो जाने पर उनके मुताल्लिक जरूर शक करेगी। उन्हें ये धड़का भी लगा हुआ था कि जल्द या बदेर पीरजादा साहब कहीं इन लोगों को ये बात न बता दें कि उन्होंने लीजा मार्टिन के मुताल्लिक इन दोनों से गुफ्तगू की थी। ये इनकी खुशकिस्मती थी कि पीरजादा ने वाकई अपनी तफ्तीश करने वालों से इस मुलाकात या वाक़े का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि वो कभी ये बात सोच भी नहीं सकता था कि अब्बास या कमांडर रशीद किसी अमेरिकन जर्नलिस्ट को अगवा कर लेंगे। उसने इन दोनों का जिक्र तक नहीं किया था, महज इस खौफ से कि इनका नाम सुनते ही ये लोग दोनों को उठा कर ले जाएंगे, क्योंकि पीरजादा को इस बात की इत्तला मिल चुकी थी कि उसने लीजा मार्टिन के फोन के बाद से जितने लोगों के साथ मुलाकात का जिक्र किया था उनसे एजेंसियों ने तफ्तीश की थी। कमांडर साहब, मेरे ख्याल से हमें लीजा मार्टिन को छोड़ देना चाहिए, अब्बास ने फैसला कुन लहजे में कहा। हाँ अब्बास, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब उसे मजीद कैद रखने से मुल्क का कोई बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। भारतीयों ने इससे पहले भी बहुत मसाइल खड़े कर दिए हैं, कमांडर रशीद ने कहा। अब्बास ने कहा, आप जानते हैं कमांडर साहब के कमांडर शाहीन को शुमाली इत्तेहाद वालों ने गिरफ्तार कर लिया था। अब्बास ने कहा, हाँ हमें तो इस बात का भी इल्म हो गया था कि उन्हें बतौर तोहफा भारतीय हुकूमत के सामने पेश करके इस बदबख्त पंचशेरी वजीर ने न जाने कितने पैसे हासिल किए थे, और अब अखबारात में ये खबर शाया होने के बावजूद किसी ने नोटिस नहीं लिया। कमांडर रशीद ने कफे अफसोस मला। नतीजा सामने आ गया। मेरा दिल गवाही देता है कि कमांडर शाहीन भी किसी साजिश का शिकार हुए हैं। वो तो बहुत समझदार थे। भारतीय कैद से अगर फरार भी हो जाते तो भी आला कमान को एतमाद में लिए बगैर वो पार्लियामेंट पर हमला कैसे कर सकते थे। अब्बास ने अपना ख्याल जाहिर किया। मेरे अजीज, हमारा मुहासरा किया जा रहा है, घेराव हो रहा है। दुश्मन को गर्दिश हालात ने मौका फराहम कर दिया है कि वो जहादी कुव्वतों पर भरपूर जर्ब लगाकर अपनी देरीना ख्वाहिश पूरी करे, और वो ऐसी इत्माम हुज्जत का एहतमाम कर रहे हैं कि जिससे अपने इस घिनौने अमल को जायज साबित कर सकें। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। बहरहाल हम अगले 2 रोज में लीजा मार्टिन को रिहा कर देंगे। अब इस फैसले में तरमीम की गुंजाइश नहीं। कमांडर रशीद ने अपना फैसला सुना दिया। जो हुक्म कमांडर साहब, अब्बास ने कहा, और दोनों मुतमईन हो गए। उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि दरवाजे से लगी नबीला ने उनकी बातें सुन ली। उसे इस बात से इत्तेफाक नहीं था। नहीं लीजा मार्टिन, तुम्हें जिंदा रखने के लिए यहाँ नहीं लाया गया। उसने दिल ही दिल में कहा। जिस तरह दबे कदमों यहाँ तक आई थी उसी तरह वापस लौट गई। थोड़ी देर बाद वो अब्बास के साथ बातें कर रही थी। उसका जहन अभी तक अब्बास और कमांडर रशीद की गुफ्तगू में उलझा हुआ था, जबकि अपने किसी भी अमल से उसने इसका इजहार नहीं होने दिया था। मिस्टर शक्ति, आप दुश्मन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। डेविड ने बेचैनी और गुस्से के मिले जुले जज्बात से ये फिक्रा कदरे बुलंद आवाज से कहा, तो उसके साथ बैठा तिवारी भी चौंक के बगैर न रह सका। उसे डेविड का ये लहजा पसंद नहीं आया था। रॉ और मोसाद की ये हंगामी मीटिंग दिल्ली में हो रही थी। मोसाद को इस बात पर एतराज था कि हस्बे साबिक रॉ ने मंसूबे में रद्दोबदल शुरू कर दिया है। नहीं मिस्टर डेविड, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से आप भी इन्हें ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। इतने समझदार होते तो अब तक कुछ कर चुके होते। शक्ति को इस बात पर गुस्सा आ गया था कि मोसाद ने खामखा ISI की तारीफ क्यों की। आखिर आप इस मामले को इतना क्यों खींच रहे हैं? डेविड ने बराह रास्त सवाल किया। सेंसेशन, सनसनी, शक्ति की बजाय तिवारी ने कहा, तो डेविड के साथियों को अच्छा न लगा। ये सेंसेशन कभी कभी मामला चौपट कर दिया करती है मिस्टर तिवारी। हमारा तजुर्बा कम से कम यही है, डेविड के साथी हॉक्स ने कहा। हर शख्स अपने अपने तजुर्बात के हवाले से राय कायम करता है श्रीमान। तिवारी ने सिगरेट के धुएं को मरगुले की सूरत छत की तरफ उछाला। देखिए मिस्टर शक्ति, हमारे मुआहदे में ये कुछ शामिल नहीं था जो आप करने जा रहे हैं। हमने अपने हिस्से का सारा काम तयशुदा उसूलों के मुताबिक किया है। आपने 3-4 दिन में खेल खत्म करने के लिए कहा था, लेकिन आज 10 दिन होने को आ रहे हैं, और आपको चाहिए था कि अपने बाकी एडवेंचर भी हमारे इल्म में लाते। डेविड की बात को हॉक्स ने आगे बढ़ाया। देखिए, हमें सूरत हाल के मुताबिक कुछ तब्दीली करना पड़ी। इस मौके से फायदा उठाने के लिए हमसे जो कुछ मुमकिन हुआ वो किया गया। आप भी यही कुछ करते। मकसद तो हमारा दुश्मन को जिक पहुंचाना है। शक्ति का लहजा कदरे नर्म था। बहरहाल आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि अमेरिकन बहुत चौकन्ने हो गए हैं और उन्होंने बहुत कुछ सोचना शुरू कर दिया है, जो हम दोनों के लिए बेहतर साबित नहीं होगा। इनकी अपनी भी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। खुसूसन 11 सितंबर के बाद वो अपने फैसले आजादी और दूसरों को एतमाद में लिए बगैर कर रहे हैं। डेविड ने शायद उसे एहसास दिलाने की कोशिश की थी कि अमरीकियों को ये अगवा मशकूक दिखाई देने लगा है, क्योंकि भारतीय मीडिया की तरफ से वक्त से पहले जारी होने वाली खबरों ने CIA को चौकस कर दिया था, और इन लोगों ने इन लाइनों पर सोचना शुरू कर दिया था कि मोसाद ने एक मर्तबा फिर भारतीयों के साथ मिलकर कोई नया खेल रचाया है। कार्ल स्मिथ की मौत ने अमरीकियों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। इस मसले पर पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट के दरमियान बाकायदा ठन गई थी, क्योंकि CIA की तरफ से मुसलसल ये शिकायत सामने आ रही थी
کہ موساد نے انہیں اعتماد میں لیے بغیر امریکہ میں مذموم سرگرمیاں شروع کر رکھی ہیں، جبکہ انٹیلیجنس کمیونٹی کا ایک بڑا حصہ جو یہاں کے عالی دماغوں پر مشتمل تھا 11 ستمبر کے حملوں کو موساد کی کارروائی قرار دینے پر تلا ہوا تھا، اور اب تک اس نوعیت کی ایک اہم رپورٹ عوام کے لیے بھی چھپ کر سامنے آ چکی تھی۔ یہ بات تو ہر ذمہ دار امریکی جانتا تھا کہ CIA نے موساد کی طرف سے کسی بڑی ممکنہ کارروائی سے متعلق سرکاری حلقوں کو پہلے سے خبردار کر رکھا ہے۔ مسٹر ڈیوڈ، ہمیں آپ کی ذمہ داریوں کا احساس ہے، لیکن پلیز آپ ہماری مجبوری کو بھی سمجھیں۔ اگر ایک اچھا پتا مدت کے بعد ہاتھ لگا ہے تو اسے اپنی مرضی سے کھیلنے دیں۔ امریکن کیا سوچتے ہیں، میرے خیال سے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کچھ کرنے سے پہلے کم از کم ہمیں اعتماد میں نہیں لیتے۔ بالآخر تیواری نے میدان سنبھالنا چاہا۔ بہرحال مسٹر تیواری، اس کھیل کو اب ختم کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ ہم سب ننگے ہو کر سامنے آ جائیں۔ حیرت ہے کہ آپ کے دونوں آپریشن اپنے رزلٹ سمیت سامنے آ چکے ہیں اور آپ پھر بھی۔ ڈیوڈ نے جان بوجھ کر بات نامکمل چھوڑ دی۔ تیواری جانتا تھا کہ مقبوضہ کشمیر اسمبلی اور پارلیمنٹ پر حملے کے دونوں آپریشن ISI نے ناکام بنا دیے تھے۔ یہ تو ان کی ڈھٹائی کی انتہا تھی کہ انہوں نے اس کے باوجود اس منصوبے کے اگلے مرحلے پر عمل کرتے ہوئے اپنی فوجیں سرحدوں پر کھڑی کر دی تھی، کیونکہ بین الاقوامی میڈیا کی انہیں بھرپور معاونت مل گئی تھی اور شاید امریکن بھی ان کے تئیں سافٹ کارنر رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے مسٹر ڈیوڈ، ہم اس کھیل کو ختم کرنے جا رہے ہیں، تیواری نے بالآخر فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ آل دا بیسٹ، ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو۔ شکتی کے تنے ہوئے اعصاب بھی ڈھیلے پڑنے لگے۔